देखो अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने दो बेसिक बातें देखी जाए तो पढ़ी हैं, ठीक है। एक तो पढ़ा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें सिंपली ये बोलते हैं कि कोई भी क्लोज्ड लूप है, अगर उस लूप में जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, अब मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेट ऑफ चेंज है वो तीन वजहों से हो सकता है। या तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन हो, मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो रहा हो टाइम के साथ तो फ्लक्स चेंज होगा, या फिर एरिया ऑफ लूप चेंज हो रहा हो टाइम के साथ, और या फिर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल चेंज हो रहा हो, यानी कि कॉइल को हम रोटेट कर रहे हो जैसे। तो इन तीनों ही केसेस में मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम का फंक्शन बनेगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम का फंक्शन है देन देयर मस्ट बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, एंड इफ लूप इज क्लोज्ड एंड कंडक्टिंग देयर विल बी एन इंड्यूस्ड करंट। एंड सेकेंड पॉइंट था वो था लेंज लॉ। लेंज एक्सप्लेन द नेगेटिव साइन ऑफ फैराडेज लॉ, एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि जो भी करंट इंड्यूस हो रहा है उस लूप में, उस करंट इंड्यूस का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है कि वो जिस वजह से जनरेट हो रहा है उस वजह को हमेशा अपोज करेगा। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग इनटू इंक्रीज हो रही हैं तो इट विल जनरेट इट्स मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन, जिससे वो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करे, तो उसके हिसाब से उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। एंड अगर मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू डिक्रीज होगा तो वो उसी डिक्रीजिंग वाले डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा सच दैट कि वो डिक्रीजिंग फ्लक्स को कंपेंसेट कर पाए, ठीक है ना। बट कंपेंसेट करने का मतलब ये मत निकालना कि वो उसके बराबर से कंपेंसेट कर लेगा, इट विल ओनली ट्राई। डोमिनेट तो एक्सटर्नल फील्ड ही करेगा, मतलब अगर एक्सटर्नल डिक्रीज हो रहा है तो टोटल फील्ड डिक्रीज ही होगा, बट जो इंड्यूस्ड है वो हमेशा उसके अपोज में जाएगा, उसका जो भी चेंज होगा उसके अपोज में जाएगा। तो अब देखो है क्या, देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पॉइंट सारे हो गए, मतलब बेसिक पॉइंट सारे यही है। अब क्या है, अब आगे जो इस चैप्टर में बचा हुआ है वो ये है, जैसे मैंने स्टार्ट किया फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसमें मैंने सिंपली तुमको स्टेट कर दिया कि भाई फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। बट ये स्टेटमेंट आया कहां से और ये क्यों ऐसा है, ये बात फैराडे लॉ में ये बात तब नहीं निकली थी, लेकिन ये कि धीरे धीरे स्टडीज बढ़ी, रिसर्च बढ़ी, तो बाद में हमें ये भी पता चल गया कि ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका रीजन क्या है। तो अब ऐसे समझ लो कि अब हम सेम प्रॉब्लम्स को, सेम टाइप के प्रॉब्लम्स को या थोड़े से और एडवांस प्रॉब्लम्स को दूसरे तरह से अटेम्प्ट करेंगे, और वो हम उसके क्यों के पीछे पड़ेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखो मैंने कहा ना तीन केसेस हैं जिसमें फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग हो, एरिया टाइम वेरिंग हो और एंगल टाइम वेरिंग हो। तो इन तीन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग को अभी अलग रखते हैं, एरिया टाइम वेरिंग और एंगल टाइम वेरिंग, इन दोनों केस में खास बात क्या है कि इन दोनों ही केस में चाहे लूप का एरिया चेंज हो रहा हो या लूप रोटेट कर रहा हो, इन दोनों ही केस में वो जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। और हम लोग कभी देखेंगे कि कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, तो देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अब हमको उसका क्यों भी पता चल जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो इसमें पड़ेगा वो है मोशनल ईएमएफ, ठीक है। नाम भी इसीलिए इसका इसी तरह से है मोशनल ईएमएफ, मतलब ये एक ऐसा ईएमएफ है जो मोशन से जनरेट होगा, ठीक है। तो देखो समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं पहले। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है। कंडक्टिंग रॉड है, न्यूट्रल है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, इट इज सिंपली अ कंडक्टर, ठीक है। लेंथ एज्यूम कर लेते हैं इसका L है, लेंथ इसका L हो गया, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। और ये जो कंडक्टर है इसको हम लोग v स्पीड से परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ ट्रांसलेट करा रहे हैं, समझना ध्यान से। मोशन कैसे हो रहा है पहले पूरी पिक्चर क्लियर है। एक कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिंग रॉड कुछ भी हो सकती है, पेन की तरह हो सकती है, और उस कंडक्टिंग रॉड को हम परपेंडिकुलर मतलब उसके लेंथ के परपेंडिकुलर ले जाने वाले हैं, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर है। मतलब ध्यान से सोचो तो लेंथ, उसका वेलोसिटी, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड, फिलहाल ये तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक। अब जरा ये बताओ कि इस कंडक्टिंग रॉड के अंदर
जो फ्री चार्ज है। अब फ्री चार्ज को तुम इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में भी स्टडी कर सकते हो या पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में, वो एक ही बात है। तो मान लेते हैं कि मैं प्लस ले लेता हूं, ठीक है। तो ये क्यू चार्ज है। अब ये बताओ कि जब हम इस रॉड को ट्रांसलेट कराएंगे तो क्या ये चार्ज भी इस रॉड के साथ ट्रांसलेट कर रहा है? और अब ये हो गया मूविंग चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी बताओ कि मूविंग चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? कौन से रूल से निकालते हैं? पाम पाम रूल से निकालते हैं, राइट हैंड पाम रूल से। और राइट हैंड पाम रूल लगाओ इस पे। तो फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो तुम्हें पता चलेगा इस क्यू चार्ज के ऊपर जो क्यू वी बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी वाला जो फोर्स है, इस केस में वो क्यू वी बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर होने की वजह से वो फोर्स इधर की तरफ आएगा। बताओ। तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इस रॉड के ऊपर वाले पार्ट पे इकट्ठा होगा, ठीक है। अच्छा, या ऐसे बोले कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ही शिफ्ट होंगे। होगा क्या कि सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे शिफ्ट होंगे। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे शिफ्ट होंगे तो ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस आ जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी। तो उस वैकेंसी को हम लोग प्लस बोल रहे हैं। कंडक्टर में ऐसे ही होता है, एक्चुअल तो निगेटिव ही है। तो प्लस चार्ज ऊपर गया, निगेटिव नीचे आया। अब ऐसे बताओ कि प्लस ऊपर है और निगेटिव नीचे है, तो क्या इसकी वजह से रॉड के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ? किधर की तरफ हुआ? इस प्लस और इस माइनस की वजह से रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया। किधर की तरफ आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड? तो क्या वो प्लस से माइनस की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? यस सर। यस। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर किधर फोर्स लगाएगा? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। अब क्या होगा कि शुरू में थोड़ा चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो क्यूवी भी बड़ा होगा तो चार्ज और जाएगा। बट जैसे जैसे चार्ज जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ेगा। तो एक ऐसी सिचुएशन जरूर आ जाएगी जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। और जैसे ही ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगे फिर फर्दर शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस रुक जाएगा और शिफ्ट नहीं होगा फिर। मतलब उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। वो हम लोग वो डिपेंड करेगी वेलोसिटी और बी पे। हालांकि ये काम होने में सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। मतलब तुमने इधर रॉड चलाना शुरू किया, तुरंत शिफ्टिंग हो गई जितनी भी शिफ्टिंग होनी है। और शिफ्टिंग होने के बाद फिर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो शिफ्टिंग फिक्स रहेगी, यानी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब जब ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वैल्यू हम लोग बोलेंगे होगी क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी वी इंटू बी। बोलो। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है रॉड के अंदर, तो ये भी बोल सकते हैं ना कि रॉड का जो एंड ए है वो हायर पोटेंशियल पे हो गया और एंड बी जो है वो लोअर पोटेंशियल पे हो गया। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखें तो क्या वो ई इंटू एल हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी बी वी एल। और इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। तो एक्चुअली होगा क्या? एक्चुअली ये जो मूविंग रॉड है जैसे ही ये मूव करना शुरू करेगी, हम ऐसे मान के चलेंगे कि इस रॉड के अंदर एक बैटरी इंड्यूस हो गई है और उस बैटरी का जो ईएमएफ है वो बी वी एल के इक्वल है। ईएमएफ इंड्यूस हो गया है, करंट नहीं फ्लो कर रही है, समझना। शिफ्टिंग हो गई, अब शिफ्टिंग फिक्स है तो करंट नहीं फ्लो कर रही है। करंट तब फ्लो करेगी जब हम ए और बी को कनेक्ट करेंगे थ्रू अ रेजिस्टेंस, थ्रू अ वायर। करंट अभी नहीं फ्लो हो रही, अभी हम सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे हैं। तो इस ईएमएफ को हम लोग बोल रहे हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है ना? देखो ध्यान से, नोट करो इतना, बताओ कोई डाउट है तो।
ठीक है। हाँ, इसमें ये बात जरूर लिख दो कि जो मोशनल ईएमएफ हम लोगों ने निकाला है, मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू BVL when B vector comma V vector and L vector all three are mutually perpendicular. All three are mutually perpendicular. अभी देखेंगे कि अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगा। और सेकंड पॉइंट ये लिख दो, अब देखो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू BVL होगी व्हेन B वेक्टर V वेक्टर L वेक्टर ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब इसमें कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर जो बैटरी बनाई हुई है वो बैटरी का पॉजिटिव ए की तरफ बनेगा या बी की तरफ बनेगा, ये कैसे पता चलेगा। तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल हायर है वो भी हम राइट हैंड पाम रूल से ही निकाल सकते हैं और वैसे ही लगाना है। मतलब जो काम पहले हम फोर्स के लिए करते थे अब हम उसको बोलेंगे कि ये हायर पोटेंशियल है, मतलब जो आउटवर्ड डायरेक्शन है पाम की वो हायर पोटेंशियल हो गई। तो फिर से फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जो आउटवर्ड पाम की डायरेक्शन है इट शोज पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। तो तुम अप्लाई करके देख लो राइट हैंड पाम रूल। दो ही रूल हमें पूरे इसमें चलेंगे, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेट। राइट हैंड थंब रूल जो जनरली फील्ड निकालने के लिए होगा, और राइट हैंड पाम रूल जो फोर्स और हायर पोटेंशियल निकालने के लिए होगा। बस इसके अलावा और कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात और नोट कर लो सेकंड पॉइंट में, पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल can be found using right hand palm rule। ठीक है, जिसमें फिंगर्स तो पहले भी मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में थी, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है। फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, then outward palm जो होगा वो होगा towards point of higher potential। देखो एक डाउट पूछा है, QE इक्वल टू QVB आने के बाद अगर हम वेलोसिटी इंक्रीज करें तो देखो है क्या ना, ये एक इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है। मतलब अगर हमने अभी V1 वेलोसिटी रखी है तो मोशनल ईएमएफ BV1L हो जाएगा। अगर हमने तुरंत V1 से V2 कर दिया है तो BV2L हो जाएगा। मतलब ये है कि QE इक्वल टू QVB में कोई टाइम नहीं लैग होगा। मतलब तुमने इधर रॉड चलाना शुरू किया, उधर डेवलप हो गया, तो तुमने अगर वेलोसिटी चेंज कर दी तो उसका ईएमएफ भी इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा। मतलब चार्जेस की शिफ्टिंग में हम कोई टाइम नहीं लैग ले रहे हैं, इधर चलाना शुरू किया और उधर शिफ्टिंग हो गई, इंटरमीडिएट पीरियड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखो अदर सिचुएशंस में क्या करेंगे वो तुम अपने आप निकाल सकते हो। देखो मैं बताता जा रहा हूं कैसे। जैसे मान लो कि मैं इसी में एग्जांपल चेंज कर दूं, इस बार जो रॉड है वो इस तरह से है। मान लो ये रॉड है A और B, ये उसकी लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड B है, और इस बार हम इस रॉड को इधर की तरफ V स्पीड से ले जा रहे हैं। ठीक है, राइट साइड में। तो अब जरा ये बताओ कि ये जो चार्ज है इसके अंदर QVB का फोर्स किधर आएगा। मतलब हम रॉड को लेंथ के अलोंग ले जा रहे हैं, पहले हम लोग ऐसे ले गए थे परपेंडिकुलर, लेंथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी थी, अभी उसकी वेलोसिटी लेंथ के अलोंग है। तो इस केस में चार्ज के ऊपर फोर्स किधर आएगा, क्यों भाई? अपवर्ड्स। हाँ, फोर्स QVB वाला तो अभी भी अपवर्ड आएगा। अच्छा, QE का फोर्स किधर आएगा?
अब देखो अगर हम मान के चले कि थिन रॉड है, तो अगर वो थिन रॉड हुई तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रॉड के लेंथ के अलोंग होगा क्या? बोलो, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो लेंथ के अलोंग है या परपेंडिकुलर है? क्यों भाई? Yes. लेंथ के परपेंडिकुलर है ना, तो इसलिए वीए Yes. वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी, मतलब ए और बी में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ, जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो रॉड की थिकनेस में आएगा। और अगर रॉड मान लो वायर है, पतला सा वायर है, तो बेसिकली वायर के दोनों एंड्स के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहां से बोल सकते हैं कि कभी भी अगर v जो है l वेक्टर के पैरेलल हो गया तो क्या हमेशा ऐसा होगा? क्यों भाई? अगर v जो है l वेक्टर के पैरेलल हो गया तो हमेशा ऐसा होगा? दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं कि v जो है वो l के तो परपेंडिकुलर है, लेकिन सपोज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। अब क्या होगा इस केस में? क्यों भाई? मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। इस बार तो चार्ज के ऊपर फोर्स ही नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इस बार मैग्नेटिक फोर्स चार्ज के ऊपर 0 हो जाएगा। 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि v वेक्टर b वेक्टर के पैरेलल हो गया है। तो क्या इस केस में भी इस केस में भी va माइनस vb की वैल्यू 0 आएगी? बोलिए। Yes. Yes, sir. तो अल्टीमेटली हमें दिमाग में ये बिठाना है कि अगर इन तीनों वेक्टर्स में से b वेक्टर, v वेक्टर और l वेक्टर, इन तीनों में से कोई भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो जाते हैं तो लेंथ के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगा, और लेंथ के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंड्यूस नहीं हुआ तो कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। या सिंपली ऐसे याद रखो कि मोशनल ईएमएफ की वैल्यू b v l के इक्वल है, where b vector, v vector and l vector all three are mutually perpendicular। अगर परपेंडिकुलर नहीं हुए तो क्या करेंगे, तो हम उनके परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स लेंगे, उनके हम परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स लेंगे, और अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स नहीं हुए तो 0 आएगा ईएमएफ इंड्यूस। ठीक है, तो ये तो हो गई टेक्निकल बात। अब इसको याद कैसे रखोगे? इसको याद ऐसे रखो, जैसे इमेजिन करो कि जो कंडक्टिंग रॉड है ये तलवार की तरह है। ठीक है, तो तुम्हें ये देखना है कि उस तलवार को तुम्हें कैसे चलाना है जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होनी चाहिए। ये समझना ध्यान से। तो जो मैंने सबसे पहले फिगर बनाया हुआ है, तुम ध्यान से देखो। अगर तुम चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हो, ठीक है, तो वो जो तलवार है या नाइफ है, चाकू है कोई, तो उसका मूवमेंट कैसा करोगे? तो उसका मूवमेंट ऐसे ही तो रखोगे, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। नाइफ से कुछ भी कट करना है तो उसका मूवमेंट कैसा होना चाहिए? जिसको कट करना है वो कैसे होना चाहिए, नाइफ का लेंथ कैसा होना चाहिए, और नाइफ की वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए। तुम कट करने के लिए ऐसे तो नहीं चला सकते ना, या फिर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये दोनों केस में 0 आएगा। ये बात विजुअलाइज हो रही है? Yes. उन दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं कट हो रही हैं। मतलब इन दोनों ही केस में वो जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल निकल जा रहा है, स्लाइड करता हुआ निकल जा रहा है, कट नहीं हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कट केवल इसी केस में हो रही है। ठीक है ना? तो ये तो हो गया जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। 90% तुम्हें यूनिफॉर्म वाले ही मिलेंगे, बट अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो उसके लिए जनरल एक्सप्रेशन क्या है? जनरल एक्सप्रेशन में हम लोग ऐसे बोलेंगे कि हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को करना ये है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल 0 करना है। और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल 0 का मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर QE वेक्टर और Q इंटू V क्रॉस B वेक्टर, इनका सम 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए।
तो नेट फोर्स जब 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ v क्रॉस b। देखो ये क्लियर है सेकेंड पॉइंट। और इसके बाद ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड along the लेंथ ऑफ रॉड। तो अगर हम उसको dv लिखें तो dv का फॉर्मूला था ना माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, तो ई डॉट डी आर की जगह हम dl लिख देते हैं। तो यहां से जो तुम्हें de मिलेगा ईएमएफ इंड्यूस, वो हो जाएगा dl डॉट v क्रॉस b। डॉट प्रोडक्ट में तो फर्क पड़ता नहीं है कि कौन पहले लिख रहे हो कौन बाद में लिख रहे हो। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस आएगा वो तुम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तो अगर हमें टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए कभी, जनरल एक्सप्रेशन, तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो इंटीग्रल डीएल डॉट वी क्रॉस बी बन जाएगा, डीएल डॉट वी क्रॉस बी। ठीक है, इसमें हम लोग नीचे और लिख देते हैं एक स्पेशल केस। स्पेशल केस ये है व्हेन v वेक्टर b वेक्टर आर कांस्टेंट। तो अगर वो कांस्टेंट हुए तो क्या ये जो ईएमएफ है ये एल ए बी डॉट वी क्रॉस बी हो जाएगा। एल ए बी याद है? एल ए बी कैसे आता है? मतलब मेरा कहने का है कि वो कंडक्टर कैसा भी हो, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, और इसको हम v स्पीड से ट्रांसलेट करा रहे हैं। तो ये जो आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो जब ये ट्रांसलेट होगा तो तुम ध्यान से देखो तो क्या ये इफेक्टिवली जो फील्ड लाइंस कट करेगा वो फील्ड लाइंस इन्हीं दोनों के बीच वाली होंगी। बताओ, जो इफेक्टिवली फील्ड लाइंस ये कट करेगा वो फील्ड लाइंस इन्हीं दोनों के बीच में होगा ही नहीं होगा? मतलब उसके वायर के शेप डिपेंड नहीं करेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम उसके दोनों एंड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके दोनों एंड्स को अगर ज्वाइन करोगे तो तुमको मिलेगा एल वेक्टर। दोनों एंड्स को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो तुमको मिलेगा एल वेक्टर, ठीक है। लेकिन अगर एल वेक्टर और वी वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या करोगे, तो हम एल का वो कंपोनेंट ले लेंगे जो वी के परपेंडिकुलर हो, या वी का वो कंपोनेंट ले लो जो एल के परपेंडिकुलर हो। फिलहाल मैंने जो डायग्राम बनाया है उसके हिसाब से कितना आ जाएगा, ये एल साइन थीटा आ जाएगा। मतलब इस केस में अगर हमें वी ए माइनस वी बी लिखना पड़े तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली बोल सकते हैं बी वी एल साइन थीटा। और ये कैसे डिसाइड किया कि ए हायर होगा, क्यों भाई, ए पॉइंट हायर पोटेंशियल है, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू लिखी हुई है, तो ए हायर कैसे पता किया है, राइट हैंड पाम रूल से पता किया। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, वेलोसिटी राइट साइड में, तो अपवर्ड वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। इसमें एक बात और जैसे ध्यान रखना कि जैसे ये जो एल ए बी है अगर कभी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, 3D में दिया हुआ है, तो एल ए बी है L1 आई कैप प्लस L2 जे कैप प्लस L3 के कैप। वेलोसिटी वेक्टर है मान लो V1 आई कैप प्लस V2 जे कैप और V3 के कैप, और मैग्नेटिक फील्ड भी 3D में दिया हुआ है। तो 3D में क्या है कि इतनी आसानी से विजुलाइज नहीं होगा, तो पूरा पूरा मैथ्स ही लगेगा। तो मैथ्स लगाने के लिए फॉर्मूला यही है जो लिखा हुआ है। तो अगर इन तीन वेक्टर्स का अगर हमें DE निकालना है या E निकालना है, तो E बेसिकली इन तीनों का ये जो लिखा है मैंने, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। पढ़ा है मैथ्स में? नहीं पढ़ा है? ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
ठीक है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू तीन वेक्टर्स के लिए मैक्सिमम तब आती है जब तीनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो वो बात तो हमको यहाँ भी दिख रही है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाती है अगर कोई भी दो वेक्टर्स एक डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो। तो ये तुम इस डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हो, L1 L2 L3 V1 V2 V3 एंड B1 B2 B3। ठीक है। Yes, sir. तो एक तरीका ये है। देखो बताओ कोई डाउट है तो। ठीक है। तो देखना जरा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक कंडक्टिंग रिंग है, रेडियस उसका स्मॉल आर है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह इनवर्ड्स अवेलेबल है और इस कंडक्टिंग रिंग को हम कांस्टेंट स्पीड v से ट्रांसलेट करा रहे हैं। ठीक है। लेट्स से पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D। तो हमें निकालना है फाइंड A पार्ट में VA माइनस VB, B पार्ट में या पहले निकालो VA माइनस VC, फिर निकालना है VA माइनस VD, फिर VB माइनस VD, और D पार्ट में नेट इंड्यूस्ड EMF इन द रिंग। देखो करो इसको ट्राई। जैसे A और C के बीच में निकालना है तो तुम सिर्फ A से लेके C तक की रॉड ले लो। ठीक है ना, सिर्फ A से लेके C तक की ले लो। अब तुम लेफ्ट वाली ले सकते हो, तुम राइट वाली ले सकते हो। अगर A और B के बीच में निकालना है तो A से लेके B तक की ले लो, या A से D निकालना है तो A से लेके D तक की रॉड ले लो। देखो करो ट्राई। देखो जैसे VA माइनस VC अगर निकालोगे तो फॉर VA माइनस VC हम लोगों को इफेक्टिवली, अब क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है और यूनिफॉर्म फील्ड में वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो हम लोग डायरेक्टली A और C पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। और डायरेक्टली अगर तुम A पॉइंट और C पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें सिंपली ये रॉड मिल जाएगा। AC रॉड ये मिल जाएगा, और इस AC रॉड की वेलोसिटी v है, लेंथ हो गई 2r, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो इसके अंदर जो बैटरी इंड्यूस होगी ऐसे ही दिखा दो यहीं पे, तो इस बैटरी की वैल्यू हो जाएगी BV इंटू 2r। तो VA माइनस VC की वैल्यू लिखेंगे तो A से चल के C तक जाएंगे, वही प्रोसेस रहेगा, तो प्लस 2BVR आएगा। ठीक है। इसी तरह B पार्ट में अगर हम VA माइनस VD करेंगे तो देखना ध्यान से, VA माइनस VD में क्या होगा, ये A है ये D है, इसकी लेंथ होगी R√2, लेकिन जो इसकी वेलोसिटी है ना वो लेंथ के साथ 45 डिग्री बना रही है, तो तुम वेलोसिटी का 45 वाला कंपोनेंट ले सकते हो या लेंथ का 45 वाला कंपोनेंट लोगे, जिससे कि B, V और L तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। तो यहां से VA माइनस VD की वैल्यू आ जाएगा BVR, यहां भी आ जाएगा क्या भाई। C पार्ट में अगर तुम B और D को ज्वाइन करोगे तो अगर B और D को ज्वाइन करोगे तो इस तरह का रॉड बनेगा, लेंथ उसकी 2r होगी, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्योंकि लेंथ के पैरेलल है तो इस केस में B और D सेम पोटेंशियल पे होंगे तो कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है। एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर हम इस
पूरे रिंग को 4 पार्ट में डिवाइड करें, ध्यान से समझना, तो एक बैटरी यहाँ आएगी, ठीक है, एक बैटरी इधर आएगी, एक बैटरी इधर आएगी और एक बैटरी इधर आएगी, जिनके डायरेक्शन मैंने जो दिखाए हैं वैसे ही हैं। और इस हर एक बैटरी का जो ईएमएफ होगा वो होगा बी वी स्मॉल आर, मतलब मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अब अगर तुम पूरे लूप में घूमोगे तो ईएमएफ 0 आ जाएगा। मतलब इस केस में अगर तुम फैराडे लॉ लगाओगे कि इस रिंग के अंदर कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इस रिंग से कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रिंग कंप्लीटली इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड। कंप्लीटली इनसाइड होने की वजह से फ्लक्स में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है और इसमें कोई भी करंट नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी एक एलिमेंट की बात की जाए तो हर एक एलिमेंट में कुछ ना कुछ जनरेट हो रहा है, वो तो पूरे में ले रहे हैं इसलिए 0 आ जा रहा है। समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है, और देखो एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया था फैराडे लॉ में, ठीक है, और अब हम उसको मोशनल ईएमएफ से फिर से करना चाहते हैं, ठीक है। सपोज ये स्क्वायर लूप है एल और इसको हम v स्पीड से इधर ट्रांसलेट करा रहे हैं, इसमें करंट आई है और यहां से इसका डिस्टेंस सपोज a है, ठीक है। तो हमें निकालना है फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लूप ए बी सी डी। निकालो। पहले हम लोगों ने किया था यूजिंग फैराडे, अभी तुम्हें करना है यूजिंग मोशनल ईएमएफ। डी पार्ट के लिए मैंने ये बोला है, फिर से सुन लो, डाउट पूछा है इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे ईएमएफ आ रहा है और उनके जो डायरेक्शन मैंने दिखाए हैं, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, तो जैसे सी और डी को कंपेयर करेंगे तो डी पॉइंट हायर है, बी और सी को कंपेयर करेंगे तो बी पॉइंट हायर है। लेकिन अगर तुम इस लूप में पूरा घूमोगे, एक पॉइंट से लेके घूम के वापस उसी पॉइंट पे आओगे, तो इधर से चलोगे तो माइनस पहले पड़ेगा, इधर से चलोगे प्लस पड़ेगा, इधर चलेगा प्लस पड़ेगा, इधर चलेगा माइनस, तो 2 प्लस है 2 माइनस है, इसलिए नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 आ जा रहा है। नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 आ जाएगा। और ये 0 बोलने के 2 तरीके हैं, फैराडे लॉ से भी बोल सकते हैं। फैराडे लॉ से हम लोग बोलेंगे कि कंप्लीट लूप के अंदर कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रिंग कंप्लीटली इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। देखो करो इसको यूजिंग मोशनल ईएमएफ, ये बहुत बहुत आसान है। अब इसमें तुम्हें ये सोचना है कि ये जो 4 कंडक्टर हैं, इनमें से कौन कौन से कंडक्टर हैं जिसमें मोशनल ईएमएफ जनरेट नहीं होगा? क्यों भाई? DC and AB. नहीं होगा, नहीं होगा किसमें? ए बी और सी डी में, क्योंकि ए बी और सी डी की जो लेंथ है वो उनके वेलोसिटीज के पैरेलल है। तो ए बी और सी डी में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस होगा सिर्फ एडी और बीसी में। अच्छा, एडी और बीसी में डायरेक्शन किधर होगा? तो ईएमएफ इंड्यूस का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगा। तो मान लेते हैं इसमें बैटरी इंड्यूस होगी E1 और इसमें बैटरी इंड्यूस होगी E2। तो E1 कैसे लिखेंगे? E1 लिखेंगे उस जगह का मैग्नेटिक फील्ड इंटू वी इंटू एल। अब उस जगह का मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए इंटू वी इंटू एल। इसी तरह E2 निकालोगे तो ये आएगा B2 इंटू वी एल। जहां पे BC कंडक्टर है, BC कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो वहां का मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए प्लस एल। देखो ध्यान से, और V इंटू एल। और नेट इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? अब इसमें E1 बड़ा होगा, E2 छोटा होगा, तो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 माइनस E2 होगा। और इससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि अगर इसमें कोई करंट फ्लो करेगा तो उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि E1 बड़ा है तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। मतलब यहाँ लेंज लॉ लगाने की भी जरूरत नहीं है,
अगर तुमने मोशनल ईएमएफ प्रॉपर्ली लगाया है तो ये दोनों कवर कर रहा है, फैराडे लॉ भी और लेंज लॉ भी। तो ये आंसर तुमने पहले भी निकाला था, पीछे पलट के देखो, वहां पे हम लोगों ने इंटीग्रेट करके निकाला था यूजिंग फैराडे लॉ, याद है? यस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज ये करेंगे इस बार कि इस लूप का जो वेलोसिटी है वो हम इस डायरेक्शन में लेते हैं। तो हमें निकालना है इसमें फाइंड ए पार्ट में, ए पार्ट में हमको निकालना है नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, और बी पार्ट में निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेगमेंट ए बी। मतलब केवल ए बी में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ है और नेट कितना है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ। सेकंड पार्ट का म्यू नॉट आई वी एल बाई 2 पाई एल एन ए प्लस एल बाई ए। हाँ कुछ एल एन में ही आएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा ना, इसमें बीसी और एडी में कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा क्योंकि वेलोसिटी लेंथ के पैरेलल है, ठीक है। अब जो भी आना है वो सीडी और एबी में आना है। अब सीडी और एबी में ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट हैंड पाम रूल अगर लगाओ तो उसमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। लेकिन है क्या, सीडी और एबी में सेम इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, तो इसलिए हम लोग नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हमें सिर्फ निकालना हो तो हम जीरो बोल सकते हैं क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें दोनों में से एक ही निकालना हो तो हमें फिर उसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है। वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट तो होगा नहीं। तो मान लेते हैं कि जैसे ये हो गया वायर ए बी, तो इधर से x डिस्टेंस पे हम एक dx विड्थ का एलिमेंट लेंगे और इस एलिमेंट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसको लिखेंगे bv और इस एलिमेंट का लेंथ। तो b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x, v की जगह v और dx, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ईएमएफ कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई v अपॉन 2 पाई, तो अलग कर लो, और दूसरा बचेगा ln ऑफ कितना आएगा, a प्लस एल अपॉन ए। यही आ रहा ना? यस सर। यस कर लिया था ना? ठीक, और देखो यस। अब क्या है कि मोशनल ईएमएफ के कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे बनते हैं। जैसे मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, और ये सर्किट मैग्नेटिक फील्ड B में है, और एक रॉड है L लेंथ, और इसको हम V स्पीड से ट्रांसलेट करा रहे हैं, और इस रॉड का रेजिस्टेंस भी है, और इस रॉड का रेजिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है। तो हमको इसमें निकालना है फाइंड इंड्यूस्ड करंट इन रॉड, फाइंड इंड्यूस्ड करंट इन रॉड। देखो तो एक्चुअली है क्या, कोई भी मोशनल ईएमएफ में कोई भी कंडक्टर जो मूव कर रहा है, तुम्हें उसको ऐसे विजुलाइज करना है कि उस कंडक्टर को हटा के तुम वहां पे एक बैटरी लगा दो, उस बैटरी का ईएमएफ जो है वो मोशनल ईएमएफ के बराबर होगा। बाद में कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें वो पूरा का पूरा सर्किट जो है वो करंट का सर्किट बन जाएगा, बस सॉल्व करना है। देखो इस केस में भी तुमको इसी तरह से सीधे सीधे मानना है कि जब ये रॉड राइट में जा रही है
तो क्या इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा? उस बैटरी को सही से दिखा दो कि उसका पॉजिटिव किधर है, नेगेटिव किधर है, और उस बैटरी का ईएमएफ कितना है। तो ईएमएफ तो सीधे सीधे बीवीएल लिखोगे। अब ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में इस रॉड में भी रेजिस्टेंस है, तो उस रेजिस्टेंस को तुम इसी रॉड में दिखा दो। तो अब तुम ध्यान से देखो, क्या तुमको एक करंट का सर्किट नहीं नजर आ रहा है? क्यों भाई? तो इस रॉड में कितना करंट आई होगा? तो आई करंट हम लोग लिख सकते हैं ईएमएफ अपॉन आर टोटल। तो ईएमएफ की जगह तो हो जाएगा बी वी एल। आर टोटल लिखने के लिए स्मॉल आर में ऐड कर देना, ध्यान से देखो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो स्मॉल आर प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, बस यही आंसर है। बताओ। Yes. और देखो, मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस आर है और ये एक रिंग है जिसका रेडियस ए है और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, और इस रिंग को हम v स्पीड से ट्रांसलेट करा रहे हैं, और ये दोनों मेटल रेल्स हैं जिसपे ये रिंग टच कर रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड हर जगह इनसाइड प्रेजेंट है। तो हमें इसमें निकालना है फाइंड करंट flowing through resistance capital R। फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस कैपिटल आर। अब देखो इसमें भी जैसे रिंग है, अब जैसे पहले हम लोगों ने रिंग वाला केस किया था, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। तो इसको तुम ऐसे मान के चलो कि एक कंडक्टर ये है, तो एक कंडक्टर अगर ये है तो इसमें एक बैटरी इंड्यूस होगी, और एक कंडक्टर ये है तो इसमें भी एक बैटरी इंड्यूस होगी। तो एक्चुअली दो बैटरी हैं, तो ध्यान से लगाओ इसमें। तो एक बैटरी ये हो गई और एक बैटरी ये हो गई, देखो। और ये ईएमएफ अगर लिखें तो ये ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी बी वी और इंटू 2A। लेकिन इन दोनों रिंग में रेजिस्टेंस भी है, तो मान लेते हैं स्मॉल आर का रेजिस्टेंस है। तो तुम ध्यान से देखो, ये दो बैटरी जो पैरेलल में है और इनके साथ एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर पैरेलल में है। तो अगर हमें कैपिटल आर से करंट चाहिए तो उस करंट की वैल्यू हो जाएगी ई इक्विवेलेंट अपॉन आर टोटल। तो ई इक्विवेलेंट की जगह आ जाएगा, अब देखो पैरेलल में जब बैटरीज होती हैं तो ईएमएफ सेम रहता है, तो ई इक्विवेलेंट की जगह तो बी वी इंटू 2A ही आ जाएगा अपॉन आर टोटल। आर टोटल की जगह आएगा आर प्लस स्मॉल आर बाई 2, और स्मॉल आर की वैल्यू क्या लिखेंगे? स्मॉल आर की वैल्यू होगी लैम्डा पाई ए बाई 2 हो जाएगा। क्यों भाई? तो आंसर थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। पैरेलल में अगर बैटरीज हैं तो रेजिस्टेंस R बाई 2 हो जाएगा, लेकिन ईएमएफ E ही रहेगा। ठीक है।
सीधे सर कांटेक्ट वाला सर पॉइंट लेकर के सर उसके अबाउट सर वहाँ पे ईएमएफ निकाल दिया, फिर सर बाकी तीनों को सर रेजिस्टेंस लेकर के सॉल्व कर दिया सर। एक्चुअली होगा क्या ना, जैसे रेजिस्टेंस भी है, जो रेजिस्टेंस पूरे में है वो, ऐसा तो है नहीं एक जगह है, और वैसे ही ईएमएफ भी पूरे में ही है, तो हम पूरे को ही रिप्लेस कर सकते हैं, बट हम ये मान के नहीं चलेंगे कि हम रेजिस्टेंस इधर कर दें और वो ईएमएफ उधर ले लें। उन दोनों को तो तुम्हें कंबाइन करना ही पड़ेगा पहले, ठीक है ना। ठीक है, अभी इसमें मोशनल ईएमएफ में और भी है एप्लीकेशंस थोड़े से, तो वो चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।